हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डॉटर्स के एंसेस्टर प्रॉपर्टी में राइट को लेके, और हम ये भी देखेंगे कि 2005 में अमेंडमेंट आ जाने के बाद भी आज तक क्यों कंफ्यूजन उनके राइट्स पे बना रहता है, और कौन सी एक ऐसी कंडीशन है जिसके एप्लीकेबल होने पे वो अपना एंसेस्टर प्रॉपर्टी में राइट क्लेम नहीं कर सकती। तो देखिए, पहले चलते हैं कि वो अमेंडमेंट पे जो सेक्शन अमेंडमेंट के बाद जिसमें राइट दिया गया, तो वो सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसमें कहा गया, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपासनरी प्रॉपर्टी ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 in a joint Hindu family governed by the Mitaksha law, the daughter of a Kopasnar shall by birth become a Kopasnar in her own right, the same manner as the son, have the same rights in the Kopasnari property as she would have had if she had been a son, be subject to the same liabilities in respect of the said Kopasnari property as that of a son. तो क्लियरली उन्होंने अमेंडमेंट के थ्रू डॉटर्स को कोपासनरी राइट दे दिया बाय बर्थ, और बिल्कुल वैसे कि जैसे कि सन को मिलता है। और ये भी बताया कि उसको कोपासनरी राइट्स में कोपासनरी प्रॉपर्टी में वही राइट्स होंगे जैसे कि सन को मिलते हैं, और वही लाइबिलिटीज होंगी जैसे कि सन की होती है कोपासनरी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो ये क्लियर प्रोविजन आ गया। लेकिन इस प्रोविजन के साथ बहुत बड़ा डॉटर्स को जो है राइट दिया गया। पहले जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी था, तो अब जब ये राइट तो आ गया, लेकिन इसके साथ कुछ कंफ्यूजन भी आए। तो जैसे ये हुआ कि भाई ये अमेंडमेंट इस अमेंडमेंट के बाद से ही के मामलों में ही लागू होगा या पहले के मामलों में भी लागू होगा। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया डिवीजन बेंच का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखता है, मतलब पुराने मामलों में लागू नहीं होगा, अमेंडमेंट के बाद ही लागू होगा। एक आया जिसमें उन्होंने कह दिया कि फादर का अलाइव होना जरूरी है जब जिस दिन ये अमेंडमेंट आया, और अमेंडमेंट आया था 9 सितंबर 2005 को। तो इस तरह के कई कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स जो है वो पास हो रहे थे, तो लार्जर बेंच को ये मैटर भेजा गया, और सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने फिर ये मैटर डिसाइड किया, और उसका टाइटल है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इसमें क्या उन्होंने कोर्ट ने होल्ड किया, सबसे पहले तो उन्होंने ये होल्ड किया सब कुछ डिस्कस करके कि ये जो बाय बर्थ दिया गया है राइट इक्विवेलेंट टू सन, तो वो उसमें फिर फादर के अलाइव होने या ना होने का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है, पहली बात। दूसरा कि ये जो कोपासनरी राइट जो है वो अमेंडमेंट के बाद तो लागू होगा ही होगा, वो पहले भी के मामलों में भी लागू होगा, मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। बस उसकी एक कंडीशन है जिसको मैं कह रहा था कि जिसके एप्लीकेबल होने पे वो डॉटर्स जो है वो क्लेम नहीं कर सकती। वो क्या है? वो सेक्शन 6 में ही प्रोविजो में वो प्रोवाइड की गई है, और मैं पढ़ देता हूँ और रिफ्लेक्ट होगी। Provided that nothing contained in this subsection shall affect or invalidate any disposition or alienation, including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December 2004। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 20 दिसंबर 2004। उनका कहना है कि ये प्रोवाइड किया गया इसी सेक्शन में कि अगर 20 दिसंबर 2004 से पहले किसी एंसेस्टर प्रॉपर्टी का बंटवारा या डिस्पोजल किसी भी तरीके से या विल के थ्रू किसी भी तरीके से डिस्पोजल अगर हो गया है, तो फिर उसमें डॉटर जो है अपना राइट क्लेम नहीं कर सकती। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं जल्दी, कि मान लीजिए एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, 4 भाई हैं और सबके बच्चे हैं, उसमें सन भी हैं डॉटर्स भी हैं, सबके अपने अपने। अब मान लीजिए कि 19 दिसंबर 2004 को उस प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है, तो जितने को पार्टनर्स हैं भाई और जितने सन हैं उनके बीच हो गया बंटवारा, प्रॉपर्टी मिल गई। अब ये अमेंडमेंट आया तो डॉटर्स फिर उस अमेंडमेंट के बेस पे, क्योंकि 19 दिसंबर 2004 को पार्टीशन हो चुका है, फिर इस पे कोई क्लेम नहीं कर सकती, किसी तरीके का डिस्प्यूट रेज नहीं कर सकती। लेकिन यही पार्टीशन अगर 21 दिसंबर 2004 को हुआ तो वो उनका पूरा राइट बन जाएगा, वो पूरा क्लेम कर सकती हैं सब कुछ, तो उनको और मिलेगा भी। तो एक तो ये बात हो गई, तो 20 दिसंबर 2004 से पहले तो एक बात ये क्लियर हो गई कि अगर पार्टीशन हो गया तब एक वही एक कंडीशन है जिसपे वो क्लेम नहीं कर सकती, डिस्प्यूट नहीं कर सकती। अदरवाइज उनको इक्विवेलेंट राइट मिल गया है जैसे कि सन को मिलता था।
एक तो बात ये क्लियर है, इसमें अब कोई डाउट नहीं रह गई है और 3 जजेस बेंच ने क्लियर कर दिया है लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू। लेकिन जो ये पार्टीशन की बात मैंने कही 20 दिसंबर 2004 से पहले इसमें एक और ट्विस्ट है कि जब लेजिस्लेचर ये अमेंडमेंट लाई तो उन्हें ये भी पता था कि हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो इसमें ज़्यादातर माइंडसेट ये रहता है कि भाई यहाँ डॉटर्स को क्यों मिले, वो तो मैरिज हो जाती है, चली जाती हैं दूसरे घर, तो इसलिए तो क्यों मिले। तो इसलिए वो ऐसा भी हो सकता है कि भाई क्योंकि उस समय तक ओरल पार्टीशन भी वैलिड माना जाता था कि भाई ऐसा नहीं है पार्टीशन रिटर्न में ही होना चाहिए या रजिस्टर्ड ही होना चाहिए, ओरल भी अगर हो गया आम सहमति से, सबकी कंसेंट से, तो वो भी मान लिया जाता था। तो लेकिन इसीलिए ये सब ना हो और फ्रॉडुलेंटली डॉटर्स को उनके राइट से डिवाइड ना किया जाए, डिप्राइव ना किया जाए, उसके लिए एक प्रोविजन और लाया गया। वो सब सेक्शन 5 में जो ये प्रोविजन किया गया उसके एक्सप्लेनेशन में है। कैसे, मैं बताता हूँ। सब सेक्शन 5 कहती है नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू ए पार्टीशन विच हैज बीन अफेक्टेड बिफोर द 20 दिसंबर ऑफ 2004। तो 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई पार्टीशन इफेक्ट कर गया है तो उसमें कोई ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। अब उसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन partition means any partition made by execution of a deed of partition duly registered under the Registration Act 1908 or partition affected by a decree of a court। तो इसमें साफ कर दिया एक्सप्लेनेशन में कि पार्टीशन का मतलब केवल दो पार्टीशन से है, या तो पार्टीशन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए रजिस्टर्ड डीड के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन एक्ट का प्रोविजन 17 कहता है, और या फिर वो डिक्री हो, मतलब कोर्ट के ऑर्डर से, कोर्ट के ऑर्डर से पार्टीशन हो, सूट फॉर पार्टीशन फाइल किया गया हो और फिर उसमें डिक्री पास हुई हो और पार्टीशन हुआ हो और वो भी फाइनलिटी अटेंड किया हो, तब इन्हीं दो तरीके के पार्टीशन को मान्यता दी गई है। अदरवाइज किसी और तरीके के जैसे ओरल पार्टीशन का अगर प्ली लिया जाए तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस लार्जर बेंच ने इस जजमेंट में इसको भी डिस्कस किया और कहा कि केवल यही दो तरीके के पार्टीशन वैलिड माने जाएंगे, ओरल पार्टीशन नहीं माना जाएगा। हाँ, जेन्युइन मामलों में कोई सा ऐसा भी हो सकता है कि कोई जेन्युइन मामला हो और उसमें ओरल पार्टीशन हो रखा हो, तो तब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्पेसिफिकली कहा कि कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि वो ये देखें कि उस केवल ओरल पार्टीशन के बेस पे नहीं, उस पार्टीशन के बेस पे पब्लिक कुछ मतलब नेम चेंजेस रेवेन्यू में रिकॉर्ड में हुए हों, पब्लिक डॉक्यूमेंट एविडेंस हो, तब जाकर और पूरी तरह से छानबीन करने के बाद अगर क्लियर हो कि हाँ भाई इसमें कोई फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट नहीं किया गया है डॉटर्स को डिप्राइव करने के लिए उसके राइट से, तो तभी उस पार्टीशन ओरल पार्टीशन को मान्यता दी जाएगी। अदरवाइज केवल रजिस्टर्ड डीड पार्टीशन की या कोर्ट के द्वारा ऑर्डर होगा तभी, और वो कोर्ट का ऑर्डर भी तभी फाइनलिटी अटेंड करेगी, जब तक नहीं करेगा तब तक वो नहीं माना जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पे भी आप बहुत ध्यान से सुनिए कि मान लीजिए कि कोई पार्टीशन का सूट चल रहा था, उसमें नीचे के कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया, मैटर अपील में है और ये अमेंडमेंट आ चुका है, तो उसके बाद भी डॉटर्स जो है क्लेम कर सकती हैं क्योंकि उसने फाइनलिटी अटेंड नहीं करी है उस ऑर्डर ने। वो फाइनलिटी जब तक अटेंड नहीं कर लेता है, मतलब अपील करने का टाइम या तो अपील हो जाए, अपील का डिसीजन आ जाए, उसके बाद कोई अपील ना बचे, सुप्रीम कोर्ट तक फिनिश हो जाए, या अपील करने का टाइम निकल जाए, तभी वो ऑर्डर फाइनलिटी अटेंड करेगा। तो अगर उसी केस में माना जाएगा कि वो फाइनलिटी अटेंड कर चुका है, अगर उसका अपील या रिवीजन कहीं पेंडिंग है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो वो उसमें अपना क्लेम कर सकती है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि कोई अब उसमें कंफ्यूजन नहीं है डॉटर्स के राइट को लेके। एंसेस्टर प्रॉपर्टी में डॉटर्स का वही राइट है जैसे कि सन का, चाहे वो 2005 के पहले का हो या 2005 के बाद का हो। केवल ये देखना है कि 20 दिसंबर 2004 से पहले प्रॉपर्टी डिवीजन ना हो चुकी हो, और अगर हुई है तो वो पार्टीशन रजिस्टर्ड डीड के थ्रू रजिस्टर्ड होना चाहिए या कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हुआ होना चाहिए जिसको फाइनलिटी मिल चुकी हो। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो, फिर मिलते हैं, नमस्कार।